दर्शकों, आप सभी का स्वागत बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का और आज के इस सफर में हम आपको ले आए हैं सेंट्रल इंडिया नागपुर में। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाएंगे देवीदास राउत इनसे, जिनका इमिटेशन ज्वेलरी और उसी के साथ साथ भीम बुद्ध साहित्य का बहुत बड़ा व्यापार है। उन्हें जनरल मर्चेंट एसोसिएशन नागपुर ने 2013 मतलब इसी साल व्यापारी रत्न से सम्मानित भी किया है। तो आइए मिलते हैं देवीदास जी से। इतवारी मध्य भारत का मुख्य व्यापारी केंद्र। यहाँ संपूर्ण भारत से व्यापारी खरीदारी करने आते हैं। होलसेल खरीदारी का यह मुख्य केंद्र है। यहीं पे इमिटेशन ज्वेलरी के व्यवसाय में नागपुर पर राज करते हैं मिस्टर देवीदास राउत। राउत इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भीम बुद्ध साहित्य स्टैच्यूज, किचन्स, शो पीसेस, मेकअप किट्स, विग्स, परफ्यूम्स, पर्स इत्यादि उत्पादनों के होलसेल व्यापारी है मिस्टर देवीदास राउत। देवीदास जी सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने कई विहारों में मूर्तियां दान की है, कई अनाथालयों को भी वो मदद करते रहते हैं और शायद इसीलिए जनरल मर्चेंट एसोसिएशन ने देवीदास राउत इन्हें व्यापारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। दर्शकों, आइए मिलते हैं देवीदास जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बिजनेस टॉक में। जय हिंद। सर, आप आज नागपुर के बहुत बड़े होलसेल व्यापारी हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसे इमिटेशन ज्वेलरी भी कहते हैं। उसी के साथ साथ आप भीम बुद्ध के जो साहित्य है, स्टैच्यूज, लॉकेट्स, किताबें, इन सब के आप होलसेल व्यापारी है सेंट्रल इंडिया के। सर, आज आप एक सेटल व्यापारी हैं। इतवारी में आपके करीबन 6 से 7 दुकान है, कुछ गोडाउन्स है। पर शुरुआत कैसी थी? मैंने सुना है आप अमरावती के मोर्शी तालुका में एक ठानाठोनी, जो एक छोटा सा गांव है, पिछड़ा गांव है, वहां से आप आए हैं। तो उस बारे में हमें कुछ बताइए, वहां के कुछ वाकयात हमें बताइए। मैं बहुत ही छोटे से गांव में से आया हूं जी, जहां 150 लोगों की बस्ती थी। वहां कोई ना रास्ता, ना लाइट, ना बिजली, कुछ नहीं था। ऐसे गांव से मैं आया हूं। वहां मेरे गांव के अंदर में तीसरी क्लास तक पाठशाला थी। सिर्फ तीसरी तक थी? सिर्फ तीसरी तक। ओके, हाँ। तीसरी पास होने के बाद में हम चौथी के लिए मेरे गांव से 6-7 किलोमीटर करसगांव नाम का एक गांव था। वो गांव में हमको एडमिशन करना था। हम वहाँ एडमिशन किया। चौथी क्लास में एडमिशन करसगांव में किया। उसके बाद में चौथी क्लास में अच्छे तरह से पास हो गया, फर्स्ट क्लास। आप कितने भाई बहन थे? हम लोग 7 जने हैं। 7 भाई बहन? जी हाँ। जी हाँ। भाई कितने, बहनें कितने? मेरी 5 बहनें हैं और हम 2 भाई है। मेरा एक छोटा भाई है। और मैं चौथी क्लास पास होने के बाद में मैं 5वीं में जब पढ़ना चाहता था, उस वक्त क्या हुआ कि मेरे छोटी बहन का जन्म हुआ। अब मेरे माता पिता ने जो है, तो मुझे 2 साल तक उसको देखने के लिए मुझे स्कूल नहीं भेजा। माता पिता खेती बाड़ी करते थे? खेती-बाड़ी मजदूर करते थे। मजदूरी करने वाले लोग, दोनों वही करते? बिल्कुल, दोनों थे और अशिक्षित थे। कुछ पढ़ाई कुछ किया नहीं था उन्होंने। तो मेरे 2 साल तो फुकट गए। मैं 5वीं में फिर उनको, मेरे माता पिताजी को, बड़े पिताजी को बोला कि मुझे और पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई से मुझे बहुत लगाव था। तो मैंने कहा कि मुझे 5वीं में नाम डाल दीजिए। फिर मेरे बड़े पिताजी को साथ में लेके मैं फिर करसगांव गया और 5वीं में एडमिशन लिया। हमारे टीचर बोल रहे थे, इनके 2 साल क्यों तुमने खराब कर दिए? तो मेरे बड़े पिताजी ने बताया, हमारे घर का बड़े पर्सनल प्रॉब्लम थे, फैमिली प्रॉब्लम कुछ, इसलिए फिर वो 2 साल बड़े पढ़ नहीं सके। उसके बाद में चौथी में मैं 5वीं में गया। 5वीं में हिंदी, इंग्लिश का वो सब्जेक्ट था। 5वीं में, 6वीं में और 7वीं में। अब ये मैं 7वीं की बात कर रहा हूँ। 7वीं में जब पढ़ाई करने के लिए मतलब गए, वो हमारी परीक्षा थी, मतलब एग्जाम जो देना था तो मोर्शी में जाके देना था। अच्छा, मतलब उसका सेंटर आपको मोर्शी मिला था। अच्छा, हाँ। तो हम लोग फिर मोर्शी गए एग्जाम देने के लिए। हाँ। तो उस वक्त में हम लोग बहुत गरीब थे। खाने पीने की भी हमारे यहाँ मतलब व्यवस्था नहीं थी। बहुत ही गरीब, भूखे प्यासे रहते थे। कमाने वाले 2 जने थे और खाने वाले 7-9 लोग थे। तो ऐसे में
हम लोगों ने 5-5 रुपए जमा करके वो वहाँ मोर्शी गए थे, तो टीचर ने बताया कि 5-5 रुपए जमा करो। हमने 5-5 जमा कर दिए, वहाँ सेंटर पे जाने के लिए निकले। तो मेरी हालत देखकर हमारा टीचर ने बोला, वामन भोंडेकर करके मेरे टीचर थे, जी हाँ। वो कह रहे थे कि भाई आप ये कंडीशन में आप परीक्षा दोगे क्या? तो मैं चुप ही रहा, क्योंकि मैं क्या बोलता, मुझे तो दूसरा शर्ट नहीं था। आपके पास ये नहीं था, ऑप्शन नहीं था कुछ और। नहीं, सही है। मैं चुप रहा, वो समझ गए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि अपना शुभ्र शर्ट दिया मुझे, सफेद वाला शर्ट दिया, और वो हमारा स्कूल का ही वो हाफ पैंट खाकी वाला, वो पहन के फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं राजा जैसा बन गया। ऐसा मुझे उस वक्त लगा था। मैं 6-7 दिन तक वो परीक्षा दिया, वही रात को धोता था और वही पहनते अपना परीक्षा देने जाता था। वहाँ परीक्षा खत्म हो गई, हम लोग करदगांव वापस आ गए। तो हम लोग अभी हमारा ठानाठूनी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसी पीरियड फिर वो टीचर आ गए। तो मुझे कहने लगे कि आप शर्ट वापस दीजिए। अब मेरी हो गई पंचायत, क्योंकि मुझे न शर्ट था, न बड़े अंती, न कुछ नहीं था। तो मैंने दे दिया, फिर उनको निकाल के दे दिया। तो वो जो शर्ट, मेरा जो पहला जो शर्ट था, वो टीचर ने क्यों दिया था कि मेरे सब बदन पे पूरा फटा हुआ था और इतना गंदा था वो। तो मैंने क्या किया था, फटा था तो यहाँ से बाहिया निकाल के दोनों फेंक दिया था। दोनों बाहिया निकाल दिए थे। हाँ। और जिधर उधर से चितड़े नुमा वो शर्ट था, तो टीचर ने मुझे फिर वो शर्ट दिया था जो अभी मैंने बताया। उसके बाद में फिर टीचर ने जब करदगांव में आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ये तुम्हारा शर्ट मुझे वापस दे दो। तो फिर मैंने चुपचाप वो शर्ट निकाल के उनके पास दे दिया और उनको धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा कि धन्यवाद सर, आपने मुझे शर्ट दिया था। अब उनको ये नहीं मालूम था इनके दूसरा कोई शर्ट है करके, वो नहीं था मालूम। हाँ। मैं क्या को बताता। मैं वो चले जाने के बाद में फिर मैं बैठ गया। मैं बोला, आप कैसा? अब तो मैं नंगा हो गया, नंगा बदन हो गया। तो मेरे साथ में 2-3 जने थे, वो भी गरीब लोग, गरीब के बच्चे थे। हम लोग फिर वो अपना सामान और अपना वो सब लेके फिर ठानाठूनी में हमारे गांव में वापस आने के लिए निकले। तो वो 5-6 किलोमीटर जैसा वो ये था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 50-60 किलोमीटर के हम इतने धीरे धीरे चल रहे थे और पूरे रास्ते में रो रहा था मैं। मुझे इतना ये हो गया था कि मैं नंगा बदन जा रहा हूँ। तो मैं घर गया, मेरे लाल आंखें मेरे माता पिताजी ने देखे, तो वो समझ गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और वो समझ गए कि ये बच्चे का बदन में कुछ नहीं है। तो हम लोग बहुत रोए वहाँ पर। तो ऐसे जो गरीबी ने जो है, यानी सारी विश्व की गरीबी मुझे लगता है कि मेरे घर में थी। तो ऐसे गरीबी में से लेकिन पढ़ाई की बहुत ही इच्छा थी। तो 7वीं क्लास में फिर वो तो हो गया, रिजल्ट लगा, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया। क्या बात सर। बोर्ड की परीक्षा थी। तो अब मुझे 8वीं क्लास में एडमिशन लेना था, वो जाना था मोर्शी। अब मोर्शी जाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे। तो अच्छा, दूसरी बात और क्या कि हमारे गांव के अंदर में कोई पढ़ा लिखा इतना, मैं जितना 7वीं क्लास तक पढ़ा था तो इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो मुझे गाइड करने वाला कोई मिला नहीं। मतलब आप ही सबसे सुशिक्षित थे वहां पे उस वक्त पे। जी हाँ। तो मुझे गाइड करने वाला मिला नहीं और मैं टाइम पर वहां पर गया नहीं, और गया भी तो सब कुछ वो फुल हो गया था। मेरी माँ और मैं गया था, वहाँ मंगलवार का बाजार बढ़ता मुर्शी में। हमने कहा कि चलो बाजार भी कर लेंगे और एडमिशन भी कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि पूरा घुमा मैं, वो कोई कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला और हम लोग फिर रोते रोते घर पे आ गए। और अपने नसीब पे, अब नसीब तो अब नहीं, मैं कहता उस वक्त में मुझे नसीब लग रहा था कि मेरे नसीब में जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मेरी जो पढ़ाई है रुक गई है पढ़ी। मतलब विपरीत परिस्थितियों ने हावी हो चुकी। बिल्कुल, मतलब वो हो रहा था। जी हाँ। इतना हम लोग गरीब परिस्थिति ने और दारिद्र्य ने मुझे इतना ये कर दिया था कि पूछिए मत। फिर मैं 14-15 साल का था, 1964 की बात है, वो 64-65 की। उस पीरियड में फिर मैं लग गया अपना काम धंधा करने, खेती बाड़ी के, मजदूरी करने, मेहनत मजदूरी। तो मेहनत मजदूरी करते करते मैं
क्या क्या करते थे आप उस वक्त? मैं जैसे अभी देहातों में जो है निंदन, खुरपन, डवरा, वखरना, नांगरना वगैरह वगैरह जो है ना, जी। वो सब काम करता था। हमारे गांव में काम नहीं थे ज्यादा, क्योंकि अपर वर्धा धरण बनने वाला था। जी हाँ, वो जो बहुत फेमस धरण है वहाँ का। बिल्कुल, जी हाँ। तो वर्धा नदी इधर से आई, माड़ू नदी इधर से आई, वो मेरे गांव में संगम था और वहाँ अपर वर्धा धरण बन रहा था। तो वो धरण के वजह से गांव में कुछ काम नहीं था, बेरोजगारी थी पूरी। तो हम लोग गए फिर धरण के काम के लिए, और वैसे 5-7 गांव के लोग आते थे वहाँ, 400-500 लोग आते थे काम करने के लिए। अब मैं भी गया, मेरे गांव के भी लोग रहते थे वहाँ। मैं गया तो वहाँ साहब ने मुझे देखकर बोले, बाबू बहुत छोटा है आप बहुत छोटे हैं, बोले आप काम नहीं कर सकोगे। मैंने कहा सर मुझे आप काम दीजिए, जो काम देंगे मैं करके दिखाता हूँ। और उन्होंने बोला ये काम करो, मैंने करके दिखाया, मुझे शाबाशी दिया, बोले आप, बोले ठीक है। तो मुझे काम मिल गया, 5 रुपये मतलब रोज था उस वक्त में। जी जी। लेडीज लोगों को 3.5 रुपये था। मैं मतलब 5 रुपए से आपने शुरुआत की रोजी की। जी हाँ। उसी के बाद शायद आप नागपुर भी आए थे उसके बाद? नहीं, फिर मैं वो वहाँ का फिर क्या है, वो धारण में काम किया। उसके बाद में फिर कभी कभी धारण का काम बंद भी होता था। तो हम लोगों को तो काम चाहिए, मतलब काम कैसे, जब काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखे ही रहेंगे। तो ये कंडीशन था उस वक्त। तो हम क्या करते थे, फिर जब धारण का काम नहीं रहा तो उस पीरियड में हम क्या करते थे, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, तो मेरे गांव के सामने जो है ना वो पहाड़ था, वो पहाड़ में वो कोस भर था। तो वहाँ जाके हम कुल्हाड़ा पे खांदे पे लेके और 10-12 लोग अपने जाते थे, वो लकड़ियाँ तोड़ा के लाते थे। और 2 भारा का जो है वो 2 का एक ही बनाते थे, और इतना सारा भारी वो सर पे लेके आते थे। पूरी लकड़ियों का जो भार था वो हाँ, लेके आप हाँ। गाँव में आते थे। तो नदी का जो पहाड़ होता है ऐसा, तो वो पहाड़ में जो भारा वो वजन था, तो वो हमारे पूरे इसमें बढ़ जाता था, छाती में, इसमें सब बांध में। घर आते थे, भारा डाल दिए नीचे, अपनी जो है मान वो सीधा करते थे और अपना वो गट्ठे बांधने का काम करते थे। 11-11 बजते थे, अंधार, वो लाइट नहीं, कुछ नहीं, कंदील लग के अपना वो काम करते थे हम लोग। और सवेरे 5 बजे उठे कि अब वो लेके फिर मोरसी जाना था। वो भारा लेके हम लोग मोरसी जाते थे। तो उस काम की कोई कीमत नहीं, 5 रुपए 4 रुपए ऐसी, वो एक मूली बोलते उसको, मूड़ी मराठी में मूड़ी बोलते हैं। तो वो जो गट्ठा है हम लोग बेचने के लिए जाते थे। मेरे गांव से 25-30 गट्ठे जाते। उसके बाद फिर आप नागपुर आए? फिर उसके बाद में क्या, फिर मैं ये सोचता था, मैं मोरसी के अंदर में जाता था, बिल्डिंगा देखता था, ये सब गाने सुनता था, ये करता था, वो करता था। मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसी बिल्डिंग कभी बनाऊंगा। मैं यही सोचता था, मैं कभी भी ऐसा ऊंचा ही सोचता था मैं कि मैं खेड़े में रहूंगा नहीं। मैं कभी भी यही सोचता था कि मैं शहर में जाके कुछ बना के दिखाऊंगा। तो ये सोच आपको नागपुर ले, तो जानेंगे आप नागपुर कैसे हैं और आगे आपने क्या किया, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, देवीदास जी से बातचीत जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मेरा दूसरे दुकान पे भाव कम था, तीसरे दुकान पे गया, वहां पर भी भाव कम था। इसका मतलब था कि ये हमारे को ज्यादा पैसे ले रहा था हमसे। तो हमने कहा भैया ये आपके रेट में फर्क है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं देवीदास राउतीन से। सर, ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें बताया कि आप गांव में मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पर आपको लग रहा था कि नागपुर ही है जहां आप आ सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल। नागपुर आने के बाद आपने क्या किया? मैं नागपुर आया, शायद आप 20 साल के हो गए थे। 20 साल का था मैं उस वक्त। मैं यहाँ पर मनेरी की दुकान में, जो इमिटेशन ज्वेलरी की भी दुकान थी, वहाँ मैंने सर्विस किया। वो सर्विस के टाइम पे जहाँ मैं सर्विस कर रहा था, वो मालक ने मुझे हैदराबाद भेज दिया। मैं यहाँ आने के लिए आया तो 6 महीने हुए थे सिर्फ, और देहात से आया हुआ था। हिंदी नहीं आती थी बराबर, इंग्लिश नहीं आती थी बराबर, तो भी हैदराबाद भेज दिया। मुझे 500 रुपये लेके हैदराबाद से सामान लेके आओ। 500 रुपए का सामान जी आपको हैदराबाद लाने पे? जी हाँ। मैं जिस दुकान का नाम बताया था, मैं वो दुकान गया, वो दुकान वाले को 500 रुपये दिया, और मैं बोला ये लिस्ट के हिसाब से माल निकाल दीजिए। उन्होंने वो हिसाब से माल निकाल के दे दिया। और मैंने फिर क्या किया, मैं खाना वगैरह खाया बाहर से, और फिर मैं दुकान पे गया। तो मुझे लगा कि अपन ने रेट पूछना चाहिए और भी जगह पे।
मैंने 2-4 दुकान पे और रेट पूछा। रेट टैली किया आपने 2-4 दुकानों से? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं सामानों के लिए? बिल्कुल वही सामान था। तो वो दुकान से बाकी के दुकानों में जो भाव कम था, तो मेरा दूसरे दुकान पे भाव कम था, तीसरे दुकान पे गया वहाँ पर भी भाव कम था। इसका मतलब था कि ये हमारे को ज़्यादा पैसे ले रहा था हमसे। तो हमने कहा भैया ये आपके रेट में फ़र्क है, आप वो मार्केट का रेट लगाइए तो फिर हम आपसे माल लेते, नहीं तो फिर हमारे 500 रुपये वापस दे दो। मैंने पैसे भी दे दिया था। तो उन्होंने फिर वो जो रेट मैंने बताया, मतलब वो रेट उसको लगाने के लिए मैंने बाध्य किया। और उन्होंने फिर जो 500 रुपये के आइटम मतलब हुआ था माल, वो 400 में आया, 100 रुपये मुझे वापस दे दिया। भाई वापिस आ गया नागपुर आया। तो फिर मैं वो अपने मालक के पास में आया, माल दे दिया और 100 रुपये वापस दे दिया। भाई जब 100 रुपये वापस दिया तो बोले ये आपने ईमानदारी दिखाई और पैसे पूरे वापस कर दिए जो बचे। हाँ। तो उन्होंने फिर बोला ये 100 रुपये का के है। तो मैंने कहा ये मैंने ऐसा वो दिमाग लगा के भाव देखा है और अपना 100 रुपये बच गया। उनको क्या लगा कि देखो ये अभी 21 साल का 20 साल का लड़का है, इसकी ईमानदारी देखो। उनको लगा है समझ में। तो मुझे क्या कह रहे थे कि आप ये 100 रुपया तो रख सकते थे बोले अपने पास, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था। लेकिन आपने बोले 100 रुपये वापस दे के आपने अपनी ईमानदारी बताया। मैं बोला सर मैं आपके वजह से नागपुर आया हूँ और मैं ऐसे ईमानदारी दिखाते रहूँगा। तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर में हाथ रखा और कहा कि आप बहुत ईमानदार लड़का है और आगे चल के आप बहुत तरक्की करोगे। उनके वो शब्द जो है मुझे ऐसा लगा कि मुझे वरदान मिल गया। जरूर माँ बाप ने आपको बचपन से ईमानदारी सिखाई थी, तो वही वो काम आई और आपको एक गुरु ने आपके कहा कि आप सच में एक अच्छा फल आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या किया? मैं 3.5 साल तक वहाँ सर्विस किया। उसके बाद में फिर मैं हमारी सगाई हो गई, शादी हो गई। उसे मैं फुटपाथ पे दुकान लगाया। फुटपाथ पे दुकान लगाया तो ये आइडिया तो मुझे सब आ गई थी। तो उसके बाद में फिर वो जो मेरे गिराहक जो थे उस वहाँ के, तो वो गिराहक भी मेरे जान पहचान के ही थे। सर फिर आपने कितने सालों बाद वो दुकान छोड़ी? मैं आपने पहली बार 3.5 साल तक मैंने वो नौकरी किया है। उसके बाद में फिर मेरी सगाई हो गई और फिर मैंने फुटपाथ पे धंधा लगाया। मतलब वही जो बिजनेस आपका था पहले, हाँ। जिसके बाद आप काम कर रहे थे, हाँ। वही बिजनेस आपने वो सब पूरी आइडिया मुझे आ गई थी। और फिर मेरे गिराहक भी मतलब वो सब जान पहचान के ही थे। मैंने फुटपाथ पे धंधा लगाया, मेरा धंधा चलने लग गया। कुछ दिन के बाद में फिर मैंने छोटी दुकान लिया। माल कहाँ से लाते थे? माल हम बम्बई से लाते हैं, दिल्ली से, कलकत्ता से, अब तो चाइना से भी माल आता है मेरे पास में। वैसा देखा जाए तो पूरे ऑल इंडिया से माल आता है। हैदराबाद से आता है, आगरा से आता है, मथुरा से आता है, राजकोट से आता है। उस वक्त फिर आप खुद जाते थे, माल लेके आते थे? हाँ, कोई मदद नहीं, उस वक्त में मैं खुद ही जाता था। तो आपकी अर्धांगिनी, आपकी वाइफ आपको हेल्प करती थी? बहुत हेल्प करती थी। जब हमारी शादी हुई थी तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारा नया नया बिजनेस था इसलिए। और इतने जन थे हमारे यहाँ, सास ससुर ननद वगैरह और बच्चे, तो उनका सब काम निपटा के मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ती थी। जब वो दुकान से माल लाते थे तो हमें थोड़ा बनाने में वगैरह मदद करनी पड़ती थी। हमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, बिजनेस में भी और घर के कामों में भी। तो हम एक दूसरे के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा मुकाम तो नहीं कर सकते थे। हम जब से मतलब ये धंधे में निकला और हमारी जो शादी हुई, तब से पूरा घर संभाल लिया उन्होंने, बच्चे संभाल लिए। उसके बाद में क्या कि वो माल बनाती थी, पूरा वो मेरे पूरी तरह सहयोग दिया। सर फिर आपने इमिटेशन ज्वेलरी जो आर्टिफिशियल, उसके साथ साथ और कौन से बिजनेस किए? माल आपने उसके साथ में जो है वो भीम बुद्ध का आइटम्स वो है, जैसे किचन्स है, लाइट्स है, मूर्तियाँ है, छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी मूर्ति तक, बुद्ध विहार में जो लगती है ना, वो सब सारे मूर्तियों का होलसेलर मैं हूँ विदर्भ के अंदर में। मेरा माल पूरा विदर्भ में, महाराष्ट्र में जाता है, पूरा यूपी एमपी में जाता है, मतलब केरल तक माल जाता है, तो यूपी तक माल जाता है। तो आप होलसेलर ही हैं? हाँ बिल्कुल होलसेलर। तो अभी आपका इतवारी में दुकान है। इतवारी जो कहा जाता है कि व्यापारियों का मेला, नागपुर के सारे बड़े बिजनेस इतवारी में ही है, बड़े होलसेलर वही बैठते हैं। बिल्कुल। हम देश विदेश से जहाँ तक लोग इतवारी में आते हैं, अगर उनको कुछ बड़ा स्टॉक लेना है, वहाँ आपके अभी फिलहाल कितने दुकान? मेरे अभी इतवारा के अंदर में कम से कम 6 दुकानें हैं। मैं गए 20 साल से इनके संपर्क में हूँ, इनके कार्यरत में हूँ। और राउत इमिटेशन ज्वेलरी, राउत जनरल स्टोर में मैं कार्यरत हूँ।
प्रशांत राउत, ये मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वभावशील इनका स्वभाव है। उसी तरह से बंटी राउत, कोमल राउत, ये तीनों भाइयों का स्वभाव बहुत सुंदर है और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं पराई जगह कुछ सर्विस कर रहा हूँ। और इनका कार्य देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इनका सभी मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे 20-22 साल से सर्विस करता हूँ और यहाँ का जो कामकाज है ये अच्छी तरह से मेरे को मालूम आता है। और यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले एक दुकान थी छोटी सी, उसके बाद में दूसरी दुकान ली गई, उसके बाद में फिर तीसरी दुकान ली गई, अभी एक चौथा गोडाउन भी लिया है। उसके बाद अभी शॉपिंग मॉल का भी काम चालू है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। मैं आयुष्मान देवीदास जी राउत इनका ज्येष्ठ सुपुत्र हूँ और महत्व की बात यह है कि हमारे पिताजी ने जो हमें आज तक इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए जो सिखाया गया, उसमें उन्होंने बोला है कि 100% आप ईमानदार होना चाहिए अपने बिज़नेस के प्रति। और उसी बिज़नेस को देखकर, उन्हीं की मार्गदर्शन को हम लोग संभाल कर, उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम लोग आज यहाँ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आयुष्मान देवीदास जी राउत इनका सेकंड नंबर का लड़का हूँ। जहाँ तक मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया और पढ़ाई के बाद मैं बिज़नेस में इनके साथ शामिल हो गया। और जो भी आज तक के कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आए या जो भी गाइडेंस लेना पड़ा, मैं अपने पिताजी के थ्रू ही लिया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हम बिज़नेस को संभालते हैं, फुल ईमानदारी के साथ। और जितना हो सके हमारे पापा हमारे साथ कोऑपरेटिव नेचर से रहते हैं और फुल कोऑपरेट करते हैं और भविष्य में भी हम साथ में ज्वाइन रह के बहुत अच्छे से बिज़नेस आगे लेके जाएंगे, ये आशा करते हैं। और अभी हमने बाजू की ही दुकान एक 1500 स्क्वायर फुट की ली हुई है। वहाँ हम लोग 4 मंजिली बिल्डिंग बनी है, अभी वहाँ वो मॉल बनाने वाले हैं। हमारा लड़के लोग वो संभालने वाले हैं। कुछ आपका फ्यूचर प्लान्स भी इससे रिलेटेड? बिल्कुल बिल्कुल सर, जानेंगे आपके फ्यूचर प्लान क्या है, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, कहीं जाइएगा मत, जानेंगे देवीदास जी के फ्यूचर प्लान्स, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम लोगों ने महासूर्य जो महानाट्य है उसमें कम से कम 10-15 प्रोग्राम शोज किए हैं, मुंबई, दिल्ली, पुणे और यवतमाल, अमरावती और मतलब बिजनेस संभालते संभालते बिल्कुल आपने अपनी जो रुचि है मन में, बिल्कुल वो रुचि हम पूरी कर रही है, वो आपने पूरी की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं देवीदास राउत से। सर, ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें बताया जी कि आपका बिजनेस अच्छा खासा सेट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके 5-6 दुकान है, अभी फिलहाल गोडाउन है। हाँ जी। आपके फ्यूचर प्लान्स हम जरूर जानना चाहेंगे कि आगे आप क्या करने वाले हैं। हम आगे में जो सोच रहे हैं, जो मेरे जो दुकान है ना उसके लगकर ही एक जगह हमने 1500 स्क्वायर फुट की खरीद चुकी है और वहाँ 4 मंजिली बिल्डिंग बनी है। जी हाँ, तो वहाँ पर हम लोग क्या मॉल डालने वाले हैं। मॉल पर नागपुर में तो बहुत से मॉल है सर, और इतवारी एरिया में भी मेरे ख्याल से 5-6 मॉल है जो अच्छे चल रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्या आकर्षण रहेगा? ये हमारे जो इतवारा में जो है मॉल का जो बनेगा, ये कहीं इतवारा एरिया में है नहीं, ऐसा हमारा माल बन रहा है अभी। और वो मॉल के अंदर में हम लोग जो माल आइटम रखेंगे, इमिटेशन ज्वेलरी तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में भीम बुद्ध का आइटम जो है ये हम पूरा वेराइटीज रखेंगे। ये चाइना से जो माल आता है वो सब सारा उसमें रहेगा। और पूरा वैसे तो विदर्भ में पूरा माल हमारा जा ही रहा है, पर ये पूरे भारत में हमारा माल जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आगे में फिर जो फ्यूचर प्लान जो है वो मेरे बच्चे लोग करेंगे, अभी जो भी करना है वो जरूर। मतलब सर, विदर्भ में शायद और इंडिया में ऐसा कोई मॉल मेरे ख्याल से नहीं है जो एक इमिटेशन ज्वेलरी में से है, और उसी के साथ साथ भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जो ये है साहित्य, वो पूरा वहीं पर रहेगा। शायद जरूर आकर्षण रहेगा लोगों को। बिल्कुल रहेगा। जरूर सर। सर, फिर आप और भी कुछ व्यवसाय में हाथ नसीब मतलब आजमाना चाहते हैं? वो तो अब हमारा जो फ्यूचर प्लान जो है, ये हम लोग सोच रहे हैं कि कोई एक आधा वो पेट्रोल पंप डालेंगे। पेट्रोल पंप का जरूर। हाँ। और एक लोन हम लोगों का विचार है, सोच रहे हैं फैमिली बिजनेस में एक और ऐड हाँ, करने का। तो वैसा हमारे बच्चों से हमारी बात भी हुई है, अब देखेंगे क्या होता है। तो जरूर सर। सर, बिजनेस तो अच्छा खासा सेट है। जी जी, मैंने सुना है आप थिएटर में भी काम करते हैं सर, सिंगिंग का भी आप शौक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ काम किया? मैं जो सम्यक थिएटर है ना, जी हाँ। वो सम्यक थिएटर से हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हूँ, मेरे दोस्त है नरेश धोप्टे साहब वगैरह। वे बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, लेखक भी है, कवि भी है। उन्होंने कई कविताएं लिखी है, लेखन भी किया है, और हम साथ में
मुझे बड़ा गर्व है कि उनके साथ मेरी दोस्ती बन गई। हमारा केवल दोस्ताना यहाँ तक सीमित नहीं, पारिवारिक संबंध हमारे बन गए। एक दूसरे के सुख दुख में हर समय में साथ देने वाले इंसान हैं। वो व्यवसायी तो है लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सबको लेके चलने वाले इंसान हैं, सबको जोड़ने वाले इंसान हैं। मोर भवन बर्डी में हमारी एक संस्था है, कला सृष्टि सांस्कृतिक, जिसके द्वारा हम ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलाते हैं। हमारे थॉमस सर उसके अध्यक्ष हैं और वहाँ हम लोग दोनों कई बार स्टेज शो दे चुके हैं गाने का। ड्रामा में भी हम लोगों ने एक साथ में काम किया। सम्यक थिएटर द्वारा निर्मित महासूर्य नाटक में हमने साथ में काम किया है। वो इतने व्यस्त होते हुए भी जब भी कहीं जाने के लिए उन्हें कहा कि राव साहब हमें वहाँ चलना है, तो बाकी सब काम छोड़ देंगे, हमारे साथ हो लेंगे। इतना उनका समाज से लगा हुआ है। तो हम लोगों ने महासूर्य जो महानाट्य है, उसमें कम से कम 10-15 प्रोग्राम शोज किए हैं। मुंबई, दिल्ली, पुणे और यवतमाल, अमरावती और मतलब बिजनेस संभालते संभालते बिल्कुल। आपने अपनी जो रुचि है मन में, बिल्कुल जो वो अपनी रुचि हम जो पूरी कर रही है। वो आपने पूरी करी। बिल्कुल जी। बहुत अच्छे सर। तो आप सिंगिंग भी करते हैं सर? बिल्कुल सिंगिंग भी करते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाते हैं जी शायद जी आप? जी। जी हाँ। तो हम लोगों का एक कला सृष्टि नाम का वो हिंदी मोर भवन में एक हमारी संस्था है। तो उसके अंदर में हम लोग वो कला सृष्टि के अंदर में जो है वो सब संगीत का कार्यक्रम करते रहते हैं। और देशपांडे हॉल में भी हमने प्रोग्राम किए हैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर में। और ये IMA हॉल है, साइंटिफिक हॉल है, ऐसे बड़े बड़े हॉल के अंदर में हम लोगों ने जो है परफॉर्म किया है। वो पहले से बचपन से मुझे शौक है गाने का। मुझे गाने का शौक है, चित्रकला का शौक है, पढ़ने का शौक है, पढ़ाने का शौक है। वो सारे शौक मैं अभी यहाँ पूरा कर रहा हूँ। आपके बच्चे आपका बिजनेस संभाल रहे हैं। सर, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अपनी जो आमदनी है उसका 20वां हिस्सा हमें डोनेट करना चाहिए, समाज के किसी भी कार्य में देना चाहिए। तो आप भी कुछ ऐसा डोनेशन करते हैं? आपने जो प्रश्न पूछा बहुत सही प्रश्न पूछा है। कैसा है, हम लोग जो कमाते, बाबा साहब ने तो कहा था कि 20% आप दीजिए, लेकिन हम लोग के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इसके ऊपर में ध्यान देते नहीं। लेकिन मुझे मालूम है मेरे से जितना होता है मैं जरूर करता रहता हूँ। मैंने अपने जीवन के अंदर में 5 मूर्तियाँ देने का संकल्प किया था, भगवान बुद्ध की 5 विहारों में दूंगा करके। तो मैंने वो संकल्प पूरा किया है। बुद्ध विहारों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दान दी है। अब ऐसा है, दान देने का जो है वो बता नहीं जाता, मगर अभी आपने पूछ ही लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ बच्चों को डोनेशन वगैरह भी देते हैं आप? कहीं अनाथ मैं डोनेशन भी देते रहता। यहाँ हमारे महेंद्र नगर के अंदर में एक वो है आश्रम शाला है, तो वहाँ हम डोनेशन देते रहते हैं। और अब जैसे समाज के लिए जो भी मतलब डोनेशन मांगते हैं तो मैं जरूर मदद करते हैं। बिल्कुल सर, आप बिजनेस को अच्छा खासा सेट कर चुके हैं। जी। आप सामाजिक कार्यों में भी हेल्प करते हैं, डोनेशंस करते हैं। बिल्कुल। पर्सनल रुचि में भी आप उतना ही ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। पर धम्म कार्य में भी आपकी बहुत रुचि है, उसमें आप क्या क्या करते हैं? मैं धम्म कार्य 35 साल से कर रहा हूँ। अभी जितना भी बिजनेस है वो मैं बच्चों को सौंप दिया है और मैं धम्म कार्य में भी लगा हूँ। जहाँ पर भी धम्म का कार्य होता है मैं जरूर जाता हूँ। वैसे मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का सक्रिय कार्य करता हूँ। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। दीक्षा भूमि पे वंदना संघ करके है, मैं 12-13 साल से वहाँ सक्रिय कार्य करता हूँ। और साथ में ही हम लोगों का जो वंदना संघ आज धम्मघोष नाम का ये किताब निकलती है, उसका प्रथम आश्रयदाता मैं हूँ। और हमारे वो जो संविधान डिबेट वगैरह निकले हैं वंदना संघ की तरफ से, उसके लिए बहुत सारा हमने मदद की है। और ऐसे धम्म का कार्य मैं करते रहता हूँ। और जहाँ पर भी कोई काम धम्म का कार्य हो रहा है, मुझे निमंत्रण आता है, मैं जरूर जाता हूँ, सक्रिय सहभाग लेते हैं? बिल्कुल सक्रिय सहभाग लेता हूँ। और जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाते हैं तो वहाँ मैं जाते रहता है। धम्म के कार्य में मैं बहुत सक्रिय हूँ। और जब तक मैं सक्रिय नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी वैसे होंगे। मैं करूँगा तो मेरे बच्चे भी करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे तो आप करना चाहिए, हमारे समाज के लोग भी करेंगे। तो ये खुद से शुरुआत होती है किसी भी चीज की। सर, आज आप सेट हो चुके हैं अपने लाइफ में। हाँ जी। बिजनेस सेट है, बिल्कुल। बारे में आपके दुकान है, फ्यूचर प्लान सेट है, आपका मॉल भी बन रहा है जल्दी से। बिल्कुल। शायद पेट्रोल पंप और आपका लॉन भी हम देखेंगे आपके बच्चों को आपने अच्छा फ्यूचर दे चुके हैं, नाती पोतों को भी दे चुके हैं। जी हाँ। पर समाज में ऐसे कई बच्चे हैं सर
जिन्हें बिल्कुल। आज मार्गदर्शन नहीं मिलता, हाँ। जिन्हें कोई गाइड नहीं करता, बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल कोई बताने वाला नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए जीवन में, बिल्कुल, वो बिल्कुल। निराश है। कई लोगों को मार्गदर्ता नहीं मिल पा रहे, तो बराबर। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस शो के जरिए? देखिए, मैं धंधे में उतरा तो मुझे तो कोई किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन मैं खुद ही अपना गाइड बन गया। जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे समाज के बच्चे लोग हैं, तरुण वर्ग है, युवा और लोग हैं, ऐसे लोग ये पूरे धंधे में आना चाहिए। और उसके लिए मैंने अपनी एक किताब लिखी है, मराठी में है वो, मी यशस्वी व्यावसायिक, यानी मैं यशस्वी कैसा हो गया, मैं सफल कैसा हुआ, ये वो किताब में पूरा है। और सारे पढ़ेंगे उस किताब को तो सारा, जिसको भी मतलब धंधे में आना है, कैसे कैसे धंधा कर सकते हैं वो भी उसके अंदर में दिया है। 25-30 प्रकार के धंधे कर सकते हैं और अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। मैं अपने तरुण लोगों को, युवकों को यही बताना चाहूँगा संदेश कि आप धंधा करिए, धंधा में आइए, और धंधे में आपको कुछ तकलीफ होती है तो मुझे आप फोन करके बताइए, मैं खुद आऊँगा, मेरे बच्चे लोग आपको सहायता करेंगे, मैं भी सहायता करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के युवा लोग जो है ये धंधे में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग धंधा भी करें, क्योंकि नौकरी के भरोसे नहीं हो सकता इतना, और सबको नौकरी लगती नहीं है, इसीलिए धंधा करना चाहिए। इसी वजह से फिर मैंने जो दिमाग में आया कि हमारे समाज के लोगों को संदेश जो देना है, तो मैंने वो किताब लिखी है। अभी ये 1 दिसंबर को ही उसका विमोचन हुआ है। जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बिजनेस टॉक में समय दिया इसलिए। दर्शकों, ये थे राउत सर, जिन्होंने अपना बिजनेस ईमानदारी और लगन से किया और आज एक अच्छे मुकाम पर खुद को ले आए हैं। उन्होंने युवकों को यही संदेश दिया कि ईमानदारी से आप बिजनेस करिए और लगन से करिए तो आप जरूर यशस्वी होंगे। दर्शकों, ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको अगले एपिसोड में भी रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक, ये सफर है 0 से हीरो तक का।